वो लगातार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वडोदरा की जमीनें उगलेंगी बिजली। जी हां, अब वडोदरा की जमीनें किस तरीके से बिजली उगलने वाली है, ये पूरी खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप ऊर्जा विभाग को मिली बड़ी उपलब्धि और साथ ही कुसुम योजना के ए कंपोनेंट श्रेणी का देश का पहला प्लांट। और राजस्थान में हुआ कमीशन। जयपुर के कोटपुतली स्थित भालोजी गांव में शुरू हुआ 1 मेगावाट क्षमता का प्लांट। और कृषक देवकरण यादव की 3.50 एकड़ जमीन पर 3 करोड़ 70 लाख की लागत से ये प्लांट लगा है और प्लांट से हर वर्ष 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। जयपुर डिस्कॉम 3.14 रुपए प्रति यूनिट की दर पर 25 साल तक खरीदेगा ये बिजली। और साथ ही कुसुम योजना के ए कंपोनेंट में 0.5 से 2 मेगावाट क्षमता के लगाए जा रहे सोलर प्लांट। ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम सीएमडी सुबोध अग्रवाल, प्रमुख ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार के प्रयासों से राजस्थान को ये गौरव प्राप्त हुआ है। बिजली अभियंताओं को प्रमोशन के तमगे का इंतजार है। बात जयपुर डिस्कॉम की हम कर रहे हैं। बिजली अभियंताओं को प्रमोशन के तमगे का इंतजार है और जयपुर डिस्कॉम में पदोन्नति की कतार में लगे अभियंताओं की यही ख्वाहिश है। दरअसल अधीक्षण अभियंता और इससे ऊपर के पदों पर पदोन्नति पर लगती है मुहर। डिस्कॉम चेयरमैन की स्वीकृति पर ही मिलती है पदोन्नति और जानकार सूत्रों ने दिए हैं संकेत। कुछ टेक्नोक्रेट्स की पदोन्नति की फाइल चेयरमैन के पास विचाराधीन है। हालांकि प्रमुख ऊर्जा सचिव समेत 4 महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी निभा रहे चेयरमैन। ऐसे में अब टेक्नोक्रेट्स को चेयरमैन साहब की फुर्सत का इंतजार है कि उन्हें कब फुर्सत मिलेगी और कब उनको ये सुनने को मिलेगा पदोन्नति उनकी हो चुकी है। बात जंगलात महकमे की जंगली लड़ाई की। सीनियरिटी को लेकर जंगली लड़ाई के चलते अटके हुए हैं प्रमोशन। अब जंगलात महकमे की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से लड़ाई वहां पर चल रही है जिसको लेकर प्रमोशन अटका हुआ है। आरएफएस से आईएफएस में प्रमोशन अटके हुए हैं जो कि होने हैं, जिसका इंतजार भी लगातार किया जा रहा है। काफी वक्त से पेंडिंग प्रमोशंस पहले किए गए थे क्लियर और अदालती पचड़े दूर होने पर क्लियर किए गए थे। अब वापस अदालती पचड़े होने से रुकी हुई है प्रमोशन की प्रक्रिया। शायद 2021 में ये लड़ाई हो खत्म और उम्मीद ये की जा रही है कि कोई रास्ता बीच का निकलता हुआ दिखाई दे। कम से कम 2021 में जो लड़ाई चली आ रही है वो खत्म होगी। जयपुरी प्रताप ने स्वीकारी मेवाड़ी गुलाबी की चुनौती। जी हां, जयपुरी प्रताप ने स्वीकार की है मेवाड़ी गुलाब की चुनौती। क्या भाई साहब इस बार करेंगे कांग्रेसियों से बहस या हर बार की तरह सिर्फ बहस की चुनौती देने तक रहेंगे सीमित? दरअसल 2 दिन पहले राजसमंद में भाई साहब ने एक चुनौती दी थी, तो आज उदयपुर पहुंचे। जयपुरी प्रताप ने चुनौती स्वीकारी है, वो उदयपुर पहुंचे हुए हैं, कल ही वहां पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने जो चुनौती थी उसको स्वीकार किया। कैबिनेट मंत्री यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप सिंह ने भाई साहब को उन्हीं के अंदाज में मेवाड़ आकर ललकारा है और कहा है कि तराजू में दोनों पार्टियों के कामों को तौलने के लिए तैयार हैं। कपड़ों से बाहर आकर बात करना बंद करें भाई साहब। अब जनता जनार्दन भी कहने लगी है भाई साहब 1-2 बार हो ही जाए 2-2 हाथ। अब क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अब एक बार क्यों ना 2-2 हाथ हो जाए, लगातार बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। अब प्रताप सिंह खाचरियावास ने किस तरीके से चुनौती स्वीकार की है गुलाब चंद कटारिया की, वो भी आप समझिए। वो कह रहे हैं हर बार की तरह सिर्फ बहस की चुनौती देने तक ही सीमित रहेंगे गुलाब चंद कटारिया। दरअसल 2 दिन पहले राजसमंद में भाई साहब ने चुनौती दी थी और उदयपुर पहुंचे जयपुरी प्रताप ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह ने भाई साहब को उन्हीं के अंदाज में मेवाड़ जाकर ललकारा है और कहा कि तराजू में दोनों पार्टियों के कामों को तौलने के लिए तैयार हैं। कपड़ों से बाहर आकर बात करना बंद करें भाई साहब। अब जनता जनार्दन भी कहने लगी है कि 1-1 हाथ हो जाए। डस्टबिन फ्री मुहिम के चक्कर में फिर डर्टी सिटी हो रही लेक सिटी। जी हां, डस्टबिन फ्री मुहिम चल रही है और इसी के चक्कर में कहा जा रहा है कि डर्टी सिटी होती हुई लेक सिटी दिखाई दे रही है। नित नई प्रयोग धर्मिता ने कर दी है शहर की हालत खस्ता। शहर की सड़कों से हटाए गए हैं डस्टबिन, तो सड़कों पर कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। डस्टबिन हटाने की मुहिम वहां पर चल रही है, लेकिन डस्टबिन हटाने से सड़कों पर कचरा ही कचरा पसरा हुआ है। शहरी सरकार के नुमाइंदे बिना प्लानिंग कर देते हैं कुछ भी शुरू। अब ये लोगों में भी गुस्सा है, कह रहे हैं कि शहरी सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बिना किसी रणनीति के, बिना किसी प्लानिंग के कुछ भी कर देते हैं। शायद कोरी वाहवाही लूटने का मकसद ये उनका है। अब ये बताया जाए कि क्या फायदा शहरी सरकार के मुखिया के अनुभवी होने का है। फिलहाल तक इस अनुभव का कोई असर या फिर बड़ा जलवा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी दुहाई देते नहीं थक रहे भाई साहब। अब साफ तौर से कहा जा रहा है कि ये मुहिम तो चल रही है, लेकिन इसका असर क्या दिखाई दे रहा है? हालांकि उल्टा ही हो रहा है। डस्टबिन फ्री मुहिम के चक्कर में फिर डर्टी सिटी हो गई है लेक सिटी। नित नए जो प्रयोग किए जा रहे हैं उससे शहर की हालत खस्ता हो गई है। शहर की सड़कों से डस्टबिन हटाए गए, लेकिन कचरा ही कचरा हर तरफ
आरोप है शहरी सरकार के नुमाइंदे बिना प्लानिंग के, बिना किसी सुनियोजित तरीके से कुछ भी कर देते हैं। शायद कोरी वाहवाही लूटने की उनकी कोशिश है, उनका मकसद है। अब ये आम लोग पूछ रहे हैं कि इसका फायदा क्या हुआ कि शहरी सरकार के मुखिया के पास अनुभव है, अगर अनुभव है तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। फिलहाल तक इस अनुभव का कोई जलवा या फिर कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी दुहाई देते हुए भाई साहब थक नहीं रहे हैं। अब ये बार बार यही कहा जा रहा है कि कुछ अगर करना था तो उसके लिए पहले से प्लानिंग होनी चाहिए थी, प्लानिंग नहीं और कुछ भी शुरू कर दिया जाता है सरकारी नुमाइंदों के द्वारा। बीकानेर के पवनपुरी में ठेके का विरोध किया जा रहा है। रिहायशी इलाके में ठेके का विरोध हो रहा है। बीकानेर से खबर है, पवनपुरी में ठेके का विरोध, रिहायशी इलाका वहीं पर ठेका, जिसका विरोध लगातार आसपास के लोग भी कर रहे हैं। काफी देर से है मुख्य मार्ग जाम। अब खबर यह है कि काफी देर से जो मुख्य रास्ता है, मुख्य मार्ग है, वो जाम है। लोगों ने कहा कलेक्ट्रेट पर धरने से नहीं होती सुनवाई, इसलिए किया जाम। अब साफ तौर से ये कह रहे हैं कि कलेक्ट्रेट पर धरना पहले भी दिया गया लेकिन सुनवाई उनकी हुई नहीं, इसलिए कदम उठाया, जाम लगा दिया। शराब ठेके मालिक पर अभद्रता का आरोप है। शराब ठेके का जो मालिक है उस पर दुर्व्यवहार का, अभद्रता का आरोप है और व्यास कॉलोनी थाना इलाके का ही पूरा मसला बताया जा रहा है। 3 पार्षद मौके पर, मोहल्ले के लोगों में आक्रोश है। और इसी पर बीकानेर से मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। लक्ष्मण, क्या कह रहे हैं लोग? क्योंकि उनका कहना तो ये कि पहले भी कई बार शिकायतें की गई हैं ठेके को लेकर, ठेके मालिक को लेकर, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद अब पूरा रास्ता जाम कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल पूरा रास्ता जाम है और तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया है। यहाँ पर कैमरामैन गुलाम रसूल दिखाएंगे, पुलिस के लोग मौजूद हैं, आरएसी का जाब्ता तैनात है, पूर्व वीसी हैं के गहलोत मौजूद हैं, अंजना है, पार्षद हैं, इसके अलावा एक और पार्षद हैं, आदर्श शर्मा है, तो तमाम ये लोग मौजूद हैं। देखिए, पहले यहाँ पर आक्रोश हुआ, पुलिस जबरदस्ती हटाना चाह रही थी। इनका कहना था कि हम चाहते हैं कि आबकारी के लोग यहाँ पर आए, बातचीत करें। इतना ही नहीं, मामला इतना बढ़ गया, यहाँ के लोगों ने कहा कि रात भर शराब बिकती है तब कहाँ होते हो आप लोग। तो कहीं ना कहीं देखिए, शराब के ठेकों को लेकर जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से मिली, इनका तर्क ये है, लेकिन आबकारी का कोई व्यक्ति नहीं है। तो हम यहाँ पर जो लोग मौजूद कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, पूर्व वीसी भी रहे हैं, एक गहलोत, उनसे शुरू करते हैं बात। गहलोत साहब, किस बात का विरोध है, आबकारी का क्या कहना है और कब तक ये धरना जारी रहेगा? देखिए, धरना तो जब तक इस पे निर्णय नहीं हो जाता तब तक जारी रहेगा, क्योंकि पब्लिक में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। सबसे प्रमुख बात यह है कि यहाँ से जो नागनी जी माता का मंदिर है, जो बीकानेर की स्थापना से जुड़ा हुआ है, वो मंदिर 200 मीटर के दायरे में आ रहा है। बिल्कुल सामने 50 मीटर पे एक स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आसपास में 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक डायग्नोस्टिक लैब है, और ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर आम पब्लिक आया जाया करती है। तो यहाँ पर आम रास्ते पर शराब का ठेका खुलना, ये सारे लोग विरोध कर रहे हैं इसका, और मुझे लगता है कि जब तक प्रशासनिक निर्णय इस पे नहीं होगा कि ये ठेका यहाँ नहीं खुला जाए। पर ये तो सब देख के किया होगा ना आबकारी ने, क्या कहते हैं आप? आबकारी भी क्या है कि ठेकेदारों के हाथों बिकी हुई है जी। आबकारी ठेकेदारों से पैसे लेकर के ऐसी जगह चिन्हित कर देती है जहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए। तो आबकारी के अधिकारी अगर ईमानदार होते तो आते ना पब्लिक के बीच में। आप पार्षद हैं इस मोहल्ले के? बिल्कुल। क्या है मामला, क्या रहेगा? क्योंकि लोग भी तो परेशान होते हैं कहीं ना कहीं जाम से। मैं लोगों के साथ हूँ, जैसा मेरे को पब्लिक कहेगी मैं उनके लिए वैसे तैयार हूँ। बाकी हमारे भाई साहब ने जो मैसेज डाला है वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। पास में मंदिर है, पास में मेरी दुकान है। आप क्या कहेंगे? आबकारी विभाग वाले लोकेशन ऑफिस के अंदर भ्रष्टाचार करके वो कर देते हैं, स्वीकार कर देते हैं, मगर मौके पे कभी आते नहीं है। मौके पे नहीं आने के कारण जब भी जनता विरोध कर रही है। यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ मंदिर है बड़े बड़े, उसके पश्चात भी वो लोकेशन सिर्फ भ्रष्टाचार के होने के कारण वो ऑफिस के अंदर पास कर, इसलिए जनता को यहाँ विरोध करना पड़ा और ठेका को बंद करना पड़ा। और महिलाएं भी, आप भी कुछ विरोध कर रही थी, कुछ ऐसा भी हुआ था, विवाद भी हुआ था? सबसे पहली बात तो ये है कि ये मंदिर सबसे हमारी आस्था का प्रतीक है और सबसे मतलब बीकानेर स्थापित हुआ था जब ये मंदिर हुआ था। और यहाँ रात को 11 बजे आरती होती है, सुबह से शुरू 6 बजे से शुरू होती है। सब लेडीज यहाँ की मोहल्ले की और जाती है। और ठेकों का कोई भरोसा नहीं है, महिलाएं तो बिल्कुल सुरक्षित ही नहीं है। फिर एक तरफ तो सरकार कह रही महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए, दूसरी तरफ महिलाओं की कोई सुरक्षा ही नहीं। क्या कहा गया है यहाँ पर? अभी कुछ कहा गया है? कोई आया है, कोई बड़ा अधिकारी आया है? अभी सीओ साहब आए हैं, केवल आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। सीओ सदर आए हैं, उन्होंने कोई सकारात्मक जवाब दिया। आबकारी से अधिकारी आए हैं। आप क्या कहेंगे, कोई अधिकारी आना चाहिए, बात होनी चाहिए? बिल्कुल अधिकारी आने चाहिए। और ये तो आबकारी विभाग का जीता जागता सबूत है भ्रष्टाचार का। इस सारे मापदंड अनुकूल होने के बावजूद भी यहाँ ठेका खुल रहा है और जनता का विरोध होने के बावजूद ही जबरदस्ती खोलना चाह रहे हैं। जनता का विरोध, अब यहाँ पर टेंट आ गया है, लोग यहाँ पर धरना देने की एक तरह से मूड में है, चाहते हैं किसी भी कीमत पर यहाँ पर ना खुले।
पुलिस के जो सीओ हैं सदर मौके पर पहुंचे हैं। देर आए दुरुस्त आए, कुछ लोग पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति यह है कि कोई आबकारी से नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपको दिखाएंगे। महिलाएं भी यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं, क्योंकि सीओ साहब वहाँ पर पहुंचे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि कोई हल निकले, इनकी परेशानी का निदान हो, उसके बाद ये जाम की स्थिति ठीक हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और बातचीत के लिए भी। लोगों में गुस्सा है, पहले भी कई मरतबा शिकायतें वो कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला, उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब ये रास्ता अख्तियार किया है, जाम लगाकर बैठ गए। एक थोड़ा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वल्लभनगर उपचुनाव से पहले की चकल्लस आपको बताते हैं कि भले ही उपचुनाव की तिथि की अभी जानकारी नहीं सामने हो, लेकिन उससे पहले ही वहां पर जो चुनाव को लेकर चकल्लस है वो चल रही है। माहौल बिल्कुल है चुनाव के माफिक। सत्ताधारी दल के नुमाइंदे लगातार बारीकी से वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही हर संभव विकास की तलाशी जा रही है यहाँ पर संभावनाएं, ताकि चुनाव की तिथि की घोषणा से पहले एक माहौल यहाँ पर बनाया जाए, लोगों को अपने संपर्क में किया जाए। आज सत्ताधारी दल ने घुमंतु जातियों के वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। अब जो सत्तारूढ़ पार्टी है कांग्रेस, लगातार दावा भी इस बात को लेकर कांग्रेस कर रही है, क्योंकि सरकार यहाँ पर है, जो कामकाज हुए हैं 2-2.25 सालों में उसका असर साफ तौर से दिखाई देगा। वल्लभगढ़ में भी जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो जीत कांग्रेस की ही होनी है, लेकिन वल्लभनगर में अभी अब जो हालात है वहाँ पर साफ तौर से चुनावी दिखाई दे रहे हैं। कोशिश लगातार दोनों ही दलों की तरफ से, वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, घुमंतु जातियों के वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है वल्लभनगर। उदयपुर के कांग्रेसी पार्षदों की गजब गुटबाजी है जो सामने उभर कर सामने आ रही है। उदयपुर के कांग्रेसी पार्षदों की गजब गुटबाजी। निगम के नेता प्रतिपक्ष की घोषणा को लेकर पहले ही बटे हैं धड़ों में। अब पिछोला झील में क्रूज संचालन पर भी बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के एक पार्षद ने क्रूज संचालन का खुलकर विरोध किया है, तो अन्य कांग्रेसी पार्षद पहुंचे मंत्री जी के दरबार में। एक खास व्यक्ति के साथ मंत्री जी से मुलाकात की और इस गुट के कांग्रेसी पार्षदों ने क्रूज संचालन की वकालत की है। कहा कि झील में क्रूज संचालन से पर्यटन को फायदा होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बहरहाल पर्यटन को फायदा होगा या जलीय जीवों को नुकसान, इस मसले पर फिलहाल है पूरे शहर में दो राय, और इस सब के बीच कहीं कोई अपना फायदा तो नहीं तलाश रहा है, लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं। अब अचानक से खुल गई सीताराम की किस्मत। जयपुर के विद्याधर नगर से कांग्रेस प्रत्याशी थे सीताराम अग्रवाल। अब अचानक से इनकी किस्मत किस तरीके से खुलती हुई दिखाई दे रही है, पूरी खबर आपको बताते हैं। अपना बूथ गंवाकर 30,000 से अधिक वोटों से हारे थे, लेकिन 2 दिन पहले अचानक से खुली सीताराम की किस्मत। मुख्यमंत्री आवास से आया गुवाहाटी चलने के लिए फोन, और असम में बड़ी संख्या में रहते हैं सीताराम के सजातीय लोग, और गहलोत के साथ 2 दिन रहने से चर्चा में आ गए हैं सीताराम अग्रवाल। अब आने वाले वक्त में सीताराम को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी, इसकी भी कयासबाजी चल रही है। सत्ता या संगठन में जिम्मेदारी मिलने की चर्चाएं चल रही हैं। हो सकता है सत्ता में या फिर संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। ऐसे में चुनाव का सबसे बड़ा फायदा हुआ है सीताराम को। जलदाय विभाग में आनंद में इंजीनियर्स जी अधीक्षण अभियंता आनंद मीणा के चर्चे आम हैं। विधायक और कलेक्टर पर भारी पड़ रहे हैं आनंद। साथ ही बगरू विधायक गंगा देवी ने आनंद मीणा की शिकायत की है और सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एसई ने मनमर्जी से लगा दिया 1 करोड़ 75 लाख का टेंडर, और जबकि ये काम 1 करोड़ रुपए का भी नहीं है। दरअसल एक फार्म पर विशेष मेहरबानी है अफसरों की, और अब तक करीब 50 लाख रुपए से हुई है बगरू में सप्लाई, और काफी जगह ट्यूबवेल लग गए, पाइपलाइन डाली गई, फिर भी इस बार 2.25 करोड़ का कर दिया गया है बजट, जिसको लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। कांग्रेस और भाजपा को भीतरघात का खतरा है। कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, दोनों को ही भीतरघात का खतरा किस तरीके से सता रहा है आप देखिए। 3 विधानसभा उपचुनाव का मसला है। 3 अप्रैल को नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ होगी। 3 अप्रैल को नाम वापसी का दिन है और इसी दिन तस्वीर भी साफ हो जाएगी। कांग्रेस 2 सीटों पर सहानुभूति लहर के सहारे, तो वहीं भाजपा सोशल इंजीनियरिंग करने में जुटी हुई है। राजसमंद में दोनों ही दलों के पास नए चेहरे हैं। दोनों ही डोर टू डोर संपर्क पर जोर दे रहे हैं। दोनों ही जो दल हैं वो डोर टू डोर संपर्क साधने पर पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन अपनों को मनाने की चुनौती भी दोनों के सामने बहुत बड़ी है। कुछ नाराज नेता ऊपरी तौर पर दिख रहे हैं साथ, लेकिन कहीं भीतरघात करके न बिगाड़ते खेल, ये डर दोनों को है, वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। कोरोना में कंसेशन की रेल भरी। रेलवे की नॉन स्टॉप कमाई एक्सप्रेस टिकटों पर 303 में से 188 तरह की रियायतें बंद की गई हैं।
फिलहाल 115 तरह की रियायत दी जा रही है। सीनियर सिटीजन को टिकट में दी जा रही रियायतें छीनी गई हैं। पूर्व सांसद और विधायक अब भी कर रहे हैं मुफ्त यात्रा, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है। कोरोना में कंसेशन की रेल किस तरीके से बनी है आप समझिए। रेलवे की नॉन स्टॉप कमाई एक्सप्रेस है। टिकटों पर 303 में से 188 तरह की रियायतें बंद की गई हैं। फिलहाल 115 तरह की रियायतें दी जा रही हैं। सीनियर सिटीजन को टिकट में दी जा रही रियायतें छीनी गई हैं। पूर्व सांसद और विधायक अब भी मुफ्त में यात्रा कर रहे हैं। विपक्ष की कमान कौन संभालेगा, ये बहुत बड़ा सवाल भी है। शिवसेना, एनसीपी, डीएमके, टीएमसी के विरोध के बीच ये चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर विपक्ष का मोर्चा, विपक्ष की कमान कौन संभालेगा। सबसे पहला मकसद या फिर सबसे पहला मसला शरद पवार बनाम राहुल गांधी का। एमके स्टालिन ने अपना दाव लगाया राहुल गांधी पर और शिवसेना के मुखपत्र में शरद पवार को योग्य बताया। हालांकि पवार की सेहत नाजुक और उम्र पार ममता बनर्जी भी पत्र लिखकर एकजुटता का मैसेज दे चुकी हैं। बंगाल चुनाव परिणाम से तय होगा दीदी का भविष्य। अब बंगाल में चुनाव का रिजल्ट क्या रहता है, इससे कहीं ना कहीं ममता का भविष्य तय होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष की कमान कौन संभालने वाला है। केजरीवाल को विकल्प बनाने की तैयारी भी चल रही है। विपक्षी राजनीति में जगह बनाने में जुटी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को विकल्प के तौर पर साबित करने की तैयारी चल रही है। राजनीति में जगह बनाने की कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। विपक्ष में किसान आंदोलन, केंद्र से टकराव को लेकर मिल रहा बल, हालांकि उनको माना जाता है भाजपा की बी टीम। गवर्नेंस को लेकर गंभीर है केजरीवाल की पोस्ट आइडियोलॉजी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक से केजरीवाल कर सकते टेक ऑफ। और एनसीटी को लेकर फिलहाल केजरीवाल केंद्र के विरोध में है, केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं और पूरी कोशिश है विपक्ष के तौर पर केजरीवाल के यानी कि आम आदमी पार्टी को मजबूत करने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्षी नेताओं से सद्भाव। वैक्सीन डिप्लोमेसी के बाद विपक्ष के प्रति मेडिकल डिप्लोमेसी किस तरीके से पीएम मोदी ने अपना ली है, ये पूरी खबर आपको बताते हैं। विपक्षी नेताओं से सद्भाव, मोदी का वैक्सीन डिप्लोमेसी के बाद विपक्ष के प्रति मेडिकल डिप्लोमेसी चल रही है। पिछले एक हफ्ते में 3 बड़े नेता हुए कोरोना संक्रमित। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, एचडी देवेगौड़ा के लिए पीएम ने दुआ मांगी है। तीनों ही बड़े कद्दावर नेता हैं, वो शरद पवार हो, फारूक अब्दुल्ला हो या फिर एचडी देवेगौड़ा हो, सभी के लिए दुआ मांगी पीएम ने। पीएम मोदी के सद्भाव से गदगद हुए थे एचडी देवेगौड़ा। हालांकि पिछले दिनों तीनों नेताओं के भाजपा के संपर्क में होने की चर्चाएं भी चली और शरद पवार के अमित शाह से मिलने की खबरें भी हैं। कर्नाटक में देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस और भाजपा के साथ की खबरें, वहीं जम्मू कश्मीर में भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सद्भाव की खबरें भी चल रही हैं। इसी बीच ये पीएम की जो मेडिकल डिप्लोमेसी है वो किस हद तक कामयाब हो पाएगी चुनाव के दरमियान, इस पर भी लगातार नजर है। भाजपा में इन दिनों राजनीति का कर्नाटक मॉडल बहुत खास है। भाजपा में इन दिनों राजनीति का कर्नाटक मॉडल जो चल रहा है वो बेहद खास है। कर्नाटक मॉडल को अलग अलग हिस्सों में लागू करने पर भी बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। पिछले दिनों कर्नाटक में मंत्री बनने के एक फॉर्मूले की बड़ी चर्चा हुई। भाजपा के असंतुष्टों ने उठाया था सीडी मुद्दा। हालांकि एक खुलासे के बाद कोर्ट से प्रसारण पर रोक लगाई गई। जो प्रसारण किया गया था उस पर रोक लगवाई गई। के ईश्वरप्पा ने मुख्यमंत्री पर कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया। ट्रांसजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1977 का हवाला देकर शिकायत की गई। खुद जो सरकार में वहां पर मंत्री हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब जो मॉडल वहां पर बीजेपी अपना रही है वो सफल भी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, इसको लेकर भी कई तरह की बातें हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 6 साला हकीकत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस साल की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस साल की रिपोर्ट है वो चौंकाने वाली है। लैंगिक समानता की अपनी रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। भारत की रैंकिंग में एक साल में 20 स्थान की गिरावट है। 156 देशों की सूची में भारत को 140वां स्थान मिला है। उनकी भागीदारी के मामले में भारत दक्षिण एशिया के देशों में भी सबसे फिसड्डी साबित हुआ और भागीदारी में 2019 में भारत की रही 23.1% हिस्सेदारी। महिला भागीदारी में पिछले साल गिरकर 9.1% पर पहुंचा भारत और लिंग अनुपात, साथ में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर सबसे खराब स्थिति भारत में रही। इस मामले में भारत में 156 देशों की सूची में 155वें स्थान पर भारत है। इस पूरे मामले में ओवरऑल देखा जाए तो भारत 156 देशों की सूची में 155वें स्थान पर। हालांकि लिंग अनुपात, महिला स्वास्थ्य को लेकर चीन सबसे पिछड़ा है भारत से। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें आगे भी हैं, आप रहिए फास्ट इंडिया के साथ।